ठीक है जी। हमारे पास सॉफ्टवेयर ओनरशिप के राइट्स, क्या मतलब है सॉफ्टवेयर ओनरशिप राइट से? देखिए, जब भी हम या आप कोई सॉफ्टवेयर को परचेज करते हैं तो जो बायर है वो एक्चुअली सॉफ्टवेयर बाय नहीं कर रहा होता है, वो एक तरह से आप समझ लें सॉफ्टवेयर का लाइसेंस बाय कर रहा होता है। अब ये जो लाइसेंस है वही स्पेसिफाई करता है, उसमें एग्रीमेंट स्पेसिफाइड होता है कि आप क्या वो कंडीशंस हैं जिस पर बायर एक्चुअली सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कंडीशन इस तरह से ले लें कि भाई एक ये सॉफ्टवेयर है, आप या हमसे बाय कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर को कितने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफाइड है कि आप सिर्फ उसे 1 कंप्यूटर पर इंस्टॉल करेंगे, तो फिर वो क्या हो गई, उसकी कंडीशन हो गई। ठीक है, तो आपके जो भी सॉफ्टवेयर लाइसेंस है वही बताएगा कि भाई क्या परमिशन है, सॉफ्टवेयर को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपके पास सॉफ्टवेयर ओनरशिप राइट्स होते हैं जो कि स्पेसिफाई करते हैं कैसे यूज होना है प्रोग्राम को। फिर मैंने आपको सॉफ्टवेयर लाइसेंस के बारे में बताया। फिर आपके पास अब हम बात करें टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? कब आप कहें कि एक सॉफ्टवेयर जो है वो एक्चुअली एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, हम तब कहेंगे जब उसका सोर्स कोड अवेलेबल होगा। सोर्स कोड का मतलब है, सोर्स कोड का मतलब ये है जो कंप्यूटर का एक्चुअली प्रोग्राम का कोड है जिससे वो क्रिएट किया गया है, किसी प्रोग्रामर ने उसका कोड लिखा है, तभी वो एप्लीकेशन आपको नजर आ रही है। तो अगर उस एप्लीकेशन का एक्चुअल कोड, सोर्स कोड अवेलेबल है टू द जनरल पब्लिक, ठीक है, नहीं आपको भी अवेलेबल है, मुझे ओवर द वेब वो अवेलेबल है, दैट मीन्स के इट इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब जो हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आप देखेंगे कि उसका इस्तेमाल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, इवन अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी पहले इतने सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स नहीं रखती थी, उसका कोड अवेलेबल नहीं होता था और लोगों को बहुत मुश्किल होती थी काम करने के ऊपर। उसकी बाकायदा पूरी ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी पहले, और शिफ्टिंग करना इतना आसान नहीं होता था। और अगेन उसके प्रोडक्ट को थोड़ा सा और एनहेंस करना है तो वो भी नहीं हो सकता क्योंकि वो क्लोज सॉफ्टवेयर था, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कह सकते हैं आप, लाइसेंस सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। लेकिन अब जो है, और उससे पहले लिनक्स जो है, वो लिनक्स तो हमेशा से आपको पता है कि ओपन सोर्स अवेलेबल है ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके ऊपर जो एप्लीकेशंस होती हैं तकरीबन वो भी ओपन सोर्स होती हैं ज़्यादा जो हम यूज करते हैं। ओपन सोर्स देखिए फायदा क्या है कि ओपन सोर्स, बहुत बड़ा फायदा जो हमें नजर आएगा ना वो ये, ठीक है, चीप क्यों है? क्योंकि ओपनली उसका कोड अवेलेबल है, कोई भी उसको यूज करके मॉडिफाई कर सकता है आराम से। ठीक है, और ज़्यादा स्टेबल भी है, सिक्योर भी है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ऑफ कोर्स अगर ओपन सोर्स कोड अवेलेबल है तो बहुत लोग अंदर की चीज़ों को पहचान सकते हैं और फिर वो आपके सॉफ्टवेयर को हार्म भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि इट्स सिक्योर एंड स्टेबल इन एवरी वे। अब हमारे पास मजीद कुछ टाइप्स जैसे कमर्शियल सॉफ्टवेयर है। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि कॉपीराइट हुआ हुआ है और उसे बेसिकली डेवलप किया गया है, बनाया गया है ताकि उसे प्रॉफिट के लिए सेल किया जा सके मार्केट के अंदर। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि वो एक कमर्शियल सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जांपल, ये सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये पावर पॉइंट है, ये क्या है? ये कमर्शियल सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ने इसे बनाया है, कॉपीराइट किया हुआ है, और अगर आप इसको बाय करेंगे तभी आप यूज कर सकते हैं, और ज्यादातर ये सिंगल यूजर लाइसेंस ही होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने बाय किया तो वो कॉपी आप ही यूज करेंगे। हम तो यहाँ पे आपको पता है ना, क्रैक पाकिस्तान के अंदर तो ये ट्रेंड है कि क्रैक सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं और वो ब्रेक कर लेते हैं इसके कोड को, और फिर आप कितने भी लोग यूज कर रहे होते हैं। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, उसूलन ये कमर्शियल सॉफ्टवेयर है, और अगर हम इसे यूज करते हैं तो फिर हमें ध्यान रखना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। बट वी ऑलवेज गो फॉर द चीप साइड, और फिर हम क्रैक वर्जन यूज कर रहे होते हैं। तो जो भी है आपके पास डिफरेंट, आपके पास एडिटिंग सॉफ्टवेयर जैसे रॉ फोटोशॉप है, या आपके पास जो कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, वो आपके कमर्शियल सॉफ्टवेयर हैं। माइनक्राफ्ट है, गेम आ गए, गेम डिफरेंट कमर्शियल सॉफ्टवेयर होते हैं, आप उन्हें बाय करते हैं, कॉपीराइट हुई होती है उनकी, और आप उनको ऐसे ही यूज नहीं कर सकते कि आपने जितने चाहे बांट दिए, जितना उसका लाइसेंस होगा उस हिसाब से ही वो यूज हो सकता है। फिर देन वी हैव शेयरवेयर। शेयरवेयर के अंदर आपके पास ये है कि देखें, आप
को वो मिल जाता है यूज करने के लिए। अक्सर शेयरवेयर सॉफ्टवेयर आपको या तो ट्रायल दे देते हैं, ठीक है कि भाई पहले यूज कर लो और थोड़ा यूज करके देख लो 15 दिन 30 दिन, और फिर उसके बाद आपको अच्छा लगे तो आप उसे बाय कर लें, अगर आपको फर्दर यूज करना है, फिर वरना आप वो फर्दर यूज नहीं कर सकते। और अगर ये होता है कि वो जो बेसिकली ऑथर है इसने या जो डेवलपर है इसने बनाया है, वो लोग ये कहते हैं कि भाई आप थोड़े बहुत हमें भी पैसे पे कर देंगे तो इनफ है सॉफ्टवेयर के लिए। ये ऑनर सिस्टम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ होता है। इसका क्या मतलब है कि ट्रस्ट के ऊपर होता है ये, ठीक है कि भाई आप ले तो रहे हैं यूज कर तो रहे हैं, लेकिन इसे आगे आप मिस यूज नहीं करेंगे और प्रॉपरली बाय करेंगे जब आपको फर्दर आगे उसे यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल विनजिप है, डिफरेंट एडिटिंग सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपको ये ट्रायल पीरियड वगैरह भी प्रोवाइड कर देते हैं। देन वी हैव द फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर। फ्रीवेयर का मतलब क्या है कि कॉपीराइट है, ठीक है, लेकिन आपको डायरेक्टली दे दिए जाते हैं, ओवर द इंटरनेट अवेलेबल हैं, आप उन्हें यूज कर सकते हैं डायरेक्टली, मतलब डाउनलोड करें यूज करें, कोई आपको पैसे वगैरह नहीं लग रहे होते उसके। फॉर एग्जाम्पल क्रोम, हम सब ब्राउजर यूज कर रहे हैं क्रोम, ठीक है, कोई मसला नहीं होता, हमें हमें कोई उसके पैसे नहीं पे करने होते, फ्री है। लिब्रे ऑफिस है, क्विक टाइम मीडिया प्लेयर है, डिफरेंट मीडिया प्लेयर्स भी हमें मिल जाते हैं, कुछ बाय भी करने पड़ते हैं, कुछ हमें फ्री में भी मिल जाते हैं। देन वी हैव द पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है? ऐसे सॉफ्टवेयर जो कॉपीराइट ही नहीं हुए हुए, कोई ओनरशिप राइट्स ही नहीं डिफाइन हुई हुई है, उनकी डिक्लेयर हुई हुई है, आराम से सबको अवेलेबल है और आप यूज करें, और उनको आप चाहें तो कॉपी कर लें, उनको मॉडिफाई कर लें, चेंज कर लें अपने हिसाब से और फिर आगे भी डिस्ट्रीब्यूट करें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम कहते हैं फिर वो पब्लिक डोमेन है। फॉर एग्जाम्पल लिंक्स है, टेक्स्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर है ये, टेक्स्ट बेस्ड मतलब ब्राउजर है, कोई गेम है, इस तरह के भी हमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं जो कि फिर पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ये है कि आपको आराम से मिल जाएंगे, आप फ्री भी हैं, आप इन्हें कॉपीराइट भी नहीं हुआ हुआ, आगे अपना बना के आप इसे जो है वो दूसरों को बांट सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देन we have two different kind of software जिनका comparison हम करते हैं। there is the desktop software and then there is a mobile software। अब desktop software वो software है जो कि personal computers पर run करता है, mobile software वो software है जो कि आपके मोबाइल्स के ऊपर रन करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, स्पेशली डिजाइंड होते हैं वो क्योंकि आपके प्लेटफॉर्म के लिए। देखिए मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, उसका हार्डवेयर अलग है, जो आपके पास कंप्यूटर है उसका हार्डवेयर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग है, तो दोनों के सॉफ्टवेयर भी अलग अलग बनाए जाते हैं। लेकिन हाँ आपको नजर आएगा कि फेसबुक है, यार फेसबुक तो मैं मोबाइल पे भी यूज कर रहा हूँ, वी आर यूजिंग द फेसबुक ऑन द डेस्कटॉप ऑल्सो, बट व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस इज इन द कोड, ठीक है। बैकएंड के ऊपर डिफरेंट कोड हुआ होता है फॉर द मोबाइल सॉफ्टवेयर एज वेल एज द डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमें मिल जाते हैं। अगर हमें कंप्यूटर पर यूज करने तो हम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के थ्रू भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें जो है वो मोबाइल पे, तो फिर डिपेंड करता है कि आपके पास एंड्रॉयड है तो गूगल प्ले आप यूज करेंगे, वरना एप्पल स्टोर यूज करेंगे अगर आईफोन है एक्सेट्रा, वहां से आप इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर सकते हैं। देन वी हैव द इंस्टॉल्ड वर्सेस द क्लाउड सॉफ्टवेयर। अब एक सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिन्हें आप कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, आप पहले जाके उन्हें पर्सनली बाय भी कर सकते हैं या नेट पे से भी डाउनलोड कर सकते हैं और उनको इंस्टॉलेशन होती है, ठीक है, उसके बाद आप उनको यूज करते हैं। लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो आपको ओवर द क्लाउड इजीली अवेलेबल होते हैं और आप तो अपने कंप्यूटर में उनको यूज नहीं करना पड़ता, बल्कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वो आपको मिल जाते हैं, ठीक है, क्लाउड के ऊपर अपलोड हुए हुए होते हैं, आप डायरेक्टली उनको यूज कर सकते हैं, आपको अपने कंप्यूटर में लोकली उनको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। जरूरी नहीं कि अब ये क्लाउड पे हैं तो फ्री हो, नो, इनकी भी फीस होती है, इनके भी चार्जेस होते हैं, जाहिर सी बात है वो आपको मेमोरी दे रहे हैं स्टोर करने के लिए डेटा को। एडवांटेजेस क्या क्या है क्लाउड सॉफ्टवेयर के? आप फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं कंप्यूटर में कहीं से भी, ऑफ कोर्स आप यहाँ बैठे हुए, मैं इस वक्त ऑफिस के अंदर हूँ, मैंने यहाँ पे एक्सेस कर लिया, मैं घर पे गई मैंने उसी को एक्सेस कर लिया, मुझे दोनों जगह पर अलग अलग इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, कहीं में भी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्रूव कोलैबोरेशन कैपेबिलिटीज हैं, ठीक है, स्केजुलिंग करनी है, कस्टमर सर्विस देखनी है, अकाउंटिंग करनी है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करनी है, बहुत सारी कैपेबिलिटीज हमें मिल जाती हैं यूजिंग दिस क्लाउड सॉफ्टवेयर्स।
देन ऑफ कोर्स एक और भी एडवांटेज है, वो क्या है, हमेशा करंट वर्जन यूज कर रहे होते हैं आप, तकरीबन तकरीबन हमेशा आप मोस्ट करंट वर्जन यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि वो खुद अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुए होते हैं आपको खुद अपडेट करना होता है। ठीक है, आप देख रहे होते कि बार बार अपडेट चल रही हैं, करना है नहीं करना है। वहां पे ऐसा नहीं है, वहां पे खुद से वो सॉफ्टवेयर को अपडेटेड वर्जन में रख रहे होते हैं। अच्छा जी, ऑफ कोर्स जहाँ पे इतने सारे फायदे हैं वहाँ नुकसानात भी होंगे। क्या क्या नुकसानात हैं? फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा स्लो जो है वो आपकी रन एप्लीकेशंस रन करती हैं। देखिए अब वो आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल हुआ हुआ सॉफ्टवेयर नहीं है, अब वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ हुआ है ओवर द क्लाउड किसी और कंप्यूटर के ऊपर, और आप इंटरनेट के थ्रू से एक्सेस कर रहे हैं। इंटरनेट कनेक्शन भी तो बीच में है, इंटरनेट कनेक्टिविटी की भी स्पीड डिपेंड करेगी कि कितनी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। फिर वहां पे जो उनकी मशीन है उसके ऊपर जो आपके पास पीस ऑफ हार्डवेयर है उस पर भी डिपेंड करेगा। देन ऑफ कोर्स आपके पास फाइल साइज की लिमिट भी आ गई। ठीक है, आप किसी और के स्पेस के ऊपर कितना ज्यादा उनकी स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकते हैं उसके हिसाब से देयर इज लिमिट। फिर आपको थोड़े और आपको लिमिट बढ़ानी है तो पैसे भी ज्यादा बढ़ाने होंगे। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इनकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा होती है, अक्सर ही ज्यादा होती है विद द सिमिलर सॉफ्टवेयर जो कि आपको इंस्टॉल हुआ हुआ कंप्यूटर पे आप यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर अगर इंटरनेट डाउन हो गया तो उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं रूरल एरिया में चले गए, एक्सेस नहीं कर पाएंगे अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है वहां पे, या उनका खुद का सर्वर डाउन हो गया जहाँ पे आपका डेटा रखा हुआ था तो अगेन आप उन्हें एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो खैर इसका भी हल है। ऑनलाइन एप्लीकेशन अब ऑफलाइन भी रन होती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम गूगल डॉक्स की बात करें, अगर आप गूगल डॉक्स यूज कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि भाई नेट चला भी जाता है, लाइट चली जाती है, नेट चला जाता है, उसके बाद भी आप गूगल डॉक पे काम कर सकते हैं। आपका लैपटॉप चार्ज हुआ हुआ है, आपका मोबाइल चार्ज है, आप काम कर रहे हैं, जैसे ही नेट आता है वापस कनेक्टिविटी मिलती है वो दोबारा डेटा को ओवर द क्लाउड पुश कर देता है। ये किस तरह से होता है? क्योंकि वो छोटा सा जो है वो आपके पास आप लोकली आपके ड्राइव के ऊपर भी काम रख रहा होता है, ज्यादा नहीं, छोटा सा डेटा आपके पास भी रख रहा होता है, ज्यादातर जो करंट होता है वही डेटा वो रख रहा होता है। और जैसे ही ताकि अगर लाइट चली जाए, आई मीन इंटरनेट चला जाए, तो फिर वो उसे लोकली स्टोर कर लेगा और उसके बाद फिर जब इंटरनेट आएगा तो पुश कर देगा। जैसे फेसबुक है, मैं यूज कर रही हूँ, आप यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप है, ठीक है तो वो कहीं पर और डेटा तो कहीं और स्टोर हो रहा है। तो फिर ये कि अगर हमारा इंटरनेट चला भी जाता है तो वो डेटा थोड़ा बहुत लोकली स्टोर कर लेता है, फिर उसके बाद जब वापस आता है तो वो वापस डेटा को पुश कर देता है ओवर द क्लाउड। यहाँ तक सबको बात समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन? अच्छा जी, कुछ मैसेजेस मैं दोबारा देख लेती हूँ, कहीं पे कोई सवाल। एग्जीक्यूटेबल फॉर डेस्कटॉप क्लाउड सॉफ्टवेयर, सॉरी क्वेश्चन दोबारा कंप्लीट क्वेश्चन लिखें बेटा। OneDrive, exactly. OneDrive is also example. Google Drive is also example. iCloud is also example. Cloud is something external data storage. समथिंग नहीं, एक्चुअली वो वाकई एक्सटर्नल डेटा स्टोरेज है, आप हैंडल नहीं कर रहे, कोई और आपके लिए हैंडल कर रहा है। ठीक है जी साइम, अभी भी समझ में नहीं आई है बात? अहमद रजा की मैं बात का जवाब दे चुकी हूँ, दोबारा 2 दफा क्यों पूछ रहे हैं? अहमद एक काम करें, आप रिकॉर्डिंग में दोबारा मेरा जवाब सुनिएगा। फेसबुक भी एक्सटर्नल डेटा में आएगा, ऑफ कोर्स फेसबुक भी क्लाउड सॉफ्टवेयर है। मतलब हम इसे कहते हैं फेसबुक इज अ क्लाउड सॉफ्टवेयर, क्योंकि आपके पास जितनी पिक्चर हैं, आपके फ्रेंड्स के पास जितनी पिक्चर्स हैं, वीडियोस हैं, आपने जितने ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं, वो सब डेटा कहाँ पे है? क्या आपके मोबाइल के अंदर स्टोर हो रहा है? नहीं। क्या आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर हो रहा है? नहीं। हाँ, सिर्फ आपका नाम, आपकी जो है वो थोड़ी बहुत प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन वगैरह शो आपके पास स्टोर हो जाती है, ताकि अगर आपका नेट चला भी जाता है तो ऑफलाइन भी एप्लीकेशन आप थोड़ी बहुत यूज कर सकते हैं, लेकिन सारा डेटा फैच नहीं कर सकते क्योंकि तकरीबन सारा डेटा कहाँ पर है आपका? क्लाउड के ऊपर है। अच्छा जी, बट डाउनलोड, हाँ डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफ कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं डेटा को किसी भी वक्त। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये सोचने वाली बात है। डेटा जो है वो हमारे पास ट्रिलियंस के अंदर
नहीं भाई, सॉफ्टवेयर सुइट्स आप ये समझ लें कि एक से ज्यादा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स हैं, एक से ज्यादा एप्स हैं आपके पास, और उनको एक कलेक्शन बना लेते हैं, बंडल कर लेते हैं, ताकि फिर एज अ कलेक्शन उनको लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि वो बाय कर सकें। ठीक है, इससे ये है कि उनका भी फायदा है, जो कंपनी खुद ये काम कर रही है उनका भी ऑफ कोर्स एडवांटेज मिल रहा है इसका। उसके अलावा हमारे पास जो कंपनी के अलावा जो यूजर है उनके लिए भी फायदा है। ठीक है, यूजर को क्या फायदा मिल जाता है, ये देखिए आपने एक दफा पैसे दिए, कहते हैं ना बल्क में जब हम चीज ले रहे होते हैं तो हमें थोड़ा डिस्काउंट मिल रहा होता है चीजों के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर हम इंडिविजुअली एक एक सॉफ्टवेयर को अलग अलग बाय करेंगे तो फिर उसकी कॉस्ट ऊपर चली जाती है। और इनका क्या फायदा है कि ऑफ कोर्स यूजर बाय कर रहा है, तो अगर वो सिर्फ एक चीज बाय करता तो उनके नुकसान था, उसकी जगह वो 5-10 एप्स एक साथ बेच रहे हैं। ठीक है, तो वो उस पर प्रॉफिट ही बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो दोबारा हो सकता है लाइसेंस ले अगले साल या उससे अगले साल, तो फिर दोबारा जो है वो सारे को लाइसेंस ले रहा होगा। ठीक है, और हो सकता है आपकी प्रोडक्ट यूज करे, वो दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर ना जाए। ठीक है, अगर आप बहुत सारी एप्लीकेशन रिलेटेड दे देते हैं उसे काम की, तो फिर वो आपका ही जो है वो कस्टमर बन जाएगा, बजाय से कि किसी और का कस्टमर बने। ठीक है, अच्छा जी, फिर हमारे पास जो और ये ज्यादातर बिजनेस और इंडिविजुअल्स यूज करते हैं डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, सॉफ्टवेयर सुइट्स यूज किए जाते हैं, जिसमें हमें वर्ड प्रोसेसिंग मिल जाती है, स्प्रेडशीट मिल जाती है, डेटाबेस के सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, प्रेजेंटेशन के सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। क्या फायदा है, एक मजीद बात यहाँ पे लिखी हुई है कि देखिए आपको एक कॉमन इंटरफेस मिल जाता है, एक ही जैसा जो है वो, एक ही आपने एप्लीकेशन ओपन करते हैं उसके अंदर ही आपको बहुत सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं रिलेटेड, एक कॉमन इंटरफेस है टू रीच ऑल द लीस्ट एप्लीकेशंस। ठीक है जी, लेटेस्ट वर्जन जो ऑफिस का है वो 2019 है। ये एक एग्जांपल है किसकी, सॉफ्टवेयर स्वीट की। देखें इसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी मिल जाता है, पावर पॉइंट भी, एक्सेल भी, तो इट्स एन एग्जांपल ऑफ अ सॉफ्टवेयर स्वीट। उसके अलावा भी आपके पास डिफरेंट स्वीट्स हैं, एडोब के अपने स्वीट आते हैं जिसके अंदर आपके पास वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, काफी सारे आपको डॉक्यूमेंट एडिटिंग की चीजें मिल जाती हैं, डिफरेंट स्वीट्स बने हुए होते हैं, तो पैकेजेस की तरह से आप देख सकते हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास कुछ कॉमन सॉफ्टवेयर कमांड्स हैं जो कि आप सॉफ्टवेयर में इजीली यूज कर सकते हैं। एक तो ये है कि या तो आप टूल बार में से देख लें। ठीक है, टूल बार आ रही होती है आपके पास, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ रही है। ठीक है, फिर दूसरे आपके पास मेन्यूज होते हैं, फिर आपके पास कीबोर्ड्स, कीबोर्ड के भी शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं। फिर उसके अलावा रिबन, ये जो रिबन्स ये हैं, फॉर एग्जांपल ये रिबन कहलाते हैं यहाँ पे, तो ये रिबन्स भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अपने कमांड्स को एक्सेस कर सकते हैं। कुछ कमांड्स यहाँ पे बेसिक लिखी हुई हैं, ये आपको याद करने की जरूरत है नहीं, कि आप ऑलरेडी याद होगी। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी तो आपको बहुत ही अच्छे से याद होगा, क्योंकि जैसे ही मैं आपको असाइनमेंट देती हूँ तो क्या हो रहा होता है, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है वो मार्क्स जो है वो नीचे होते हुए नजर आ रहे होते हैं आपको, और फिर आप परेशान हो रहे होते हैं। फिर आप कहते हैं कि यार मार्क्स क्यों कम होगा, ये भूल जाते हैं कि असाइनमेंट जो है वो खुद से नहीं किया था, बल्कि किसी और का ले लिया था। ठीक है, अच्छा जी, फिर हमारे पास ये कमांड्स देख लीजिए, सिंपल सी कमांड्स हैं। कंट्रोल ओ है ओपन करने के लिए, आपको याद करने में इतनी मुश्किल तो खैर नहीं होनी चाहिए। कौन सी कमांड का क्या काम है, अंडू पेस्ट क्या है, ये मैं क्या एक्सप्लेन करूं, बहुत बेसिक बातें। अब आजकल के खास तौर पे बच्चों के लिए तो बहुत ही आसान बातें हैं ये, क्योंकि मोबाइल फोन्स आ गए हैं, उसके अंदर ही हम रिपीटेडली ये काम कर रहे होते हैं। कोई हमें मैसेज करता है तो फिर हम लोग उसका मैसेज पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसे कंट्रोल सी करते हैं और दूसरी जगह कंट्रोल वी, बल्कि स्क्रीनशॉट ही सेंड हो रहे होते हैं। ठीक है यार, देखो उसने मुझे क्या बोल दिया है, और अब तुम इससे बात मत करना, मैं भी इससे बात नहीं करूंगा। ठीक है, यही चल रहा होता है आजकल। अच्छा जी, फिर हम यहाँ पे आते हैं स्लाइड के ऊपर, रिबन। तो रिबन्स के अंदर रिबन के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी होता है, पावर पॉइंट में भी है। ठीक है, और ये 2007 वर्जन के बाद से हमें रिबन्स का कॉन्सेप्ट इसमें नजर आ रहा है। इसमें ये होता है कि जो रिलेटेड कमांड्स हैं, जो एक एक जैसी कमांड्स हैं, उनके ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, कि स्टाइल्स का एक ग्रुप है, पैराग्राफ से रिलेटेड जो कमांड्स हैं उनका ग्रुप है, फॉन्ट से रिलेटेड जो कमांड्स हैं उनका ग्रुप है। ठीक है, आसान हो जाता है यूजर के लिए एक्सेस करना यूं खोलते ही उन्हें। फिर देयर आर कॉन्टेक्चुअल टैब्स आल्सो अवेलेबल ओवर हियर। ठीक है, ताकि आप यूज कर सकें उन्हें, जैसे ही आप
फॉर एग्जांपल सेलेक्ट करते हैं कोई भी डेटा को, तो ऊपर अलग से ही एक टैब आ जाता है उससे रिलेटेड, और फिर आप उस डेटा को व्यू कर सकते हैं। तो ये टैब्स कहलाती हैं आपके पास। रिबन के अंदर ये टैब्स हैं। उसके अलावा जो है वो आपके पास ये क्विक एक्सेस टूल बार है, ये गैलरी है। तो ये सब बेसिक चीजें ही तो आपको ऑलरेडी जो है वो पता ही है। अब जब भी आप एक सॉफ्टवेयर को एडिट कर रहे हो, एक डॉक्यूमेंट को सॉरी एडिट कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर आप डिफरेंट डेटा ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जहां से डेटा आप ऐड कर रहे होते हैं उसे आप इंसर्शन पॉइंट कहते हैं। फिर उसके बाद आप डिफरेंट टेक्स्ट के अलावा जो है वो डिफरेंट और ऑब्जेक्ट्स को भी प्लेस कर सकते हैं। डिलीट और बैग स्पेस की से डेटा को डिलीट कर सकते हैं। अगेन दिस इज वेरी सिंपल नाउ फॉर अस। अच्छा जी, फिर व्हाट इज वर्ड प्रोसेसिंग? जी, क्या है वर्ड प्रोसेसिंग? आप एक कंप्यूटर को यूज करें और एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू आप क्रिएट कर एडिट कर रहे हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को, सच एज द लेटर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द मैन्यूस्क्रिप्ट्स। फिर वी हैव डिफरेंट कॉमन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल वर्ड है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अलावा भी और मजीद सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं फॉर वर्ड प्रोसेसिंग। अभी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी यूज़ करते हैं, आप भी यूज़ करते हैं फॉर योर असाइनमेंट्स एंड योर एग्जाम्स। अच्छा जी, क्रिएटिंग अ वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट, कौन कौन से फीचर्स हमें इसमें मिलते हैं, ऑप्शंस मिलते हैं। वर्ड रैप हमारे पास होता है, ठीक है। हम ऑटोमेटिकली जो है वो डेटा को जैसी लाइन खत्म होती है तो फिर वो डेटा को कहाँ पर ले आता है, इंसर्शन पॉइंट के ऊपर ले आता है, नेक्स्ट लाइन के। ठीक है, तो वर्ड रैप अगर आपने यूज किया है तो वो यूज कर सकते हैं ऑप्शन। फिर आपके पास कैरेक्टर फॉर्मेटिंग है, फॉन्ट्स हैं, डिफरेंट साइजेस रख सकते हैं आप, स्टाइलिंग है, कलर है। पैराग्राफ में डिफरेंट फॉर्मेटिंग आपको मिल जाती है, लाइन की स्पेस कैसे रखनी है, इंडेंटेशन कैसे रखनी है, अलाइनमेंट स्टाइल्स कैसे देने हैं। पेज फॉर्मेटिंग में भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास, मार्जिन हैं, पेपर साइज है, ओरिएंटेशन है, हेडर्स है, फुटर्स है, एक्सेट्रा। फिर आपके पास डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग के अंदर फुटनोट्स आ जाते हैं, एंड नोट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स, ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि आप वन बाय वन गो थ्रू आराम से कर सकते हैं यहाँ पे। मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आप ओपन कर लें तो आपके पास ये सारे फंक्शंस, आपने खुद कितने तकरीबन सारे फंक्शंस तो अब आपने एक्सप्लोर कर ही लिए होंगे अब तक। अब तो हम फाइनल्स के करीब आ गए हैं। तो ये सारे फंक्शंस भाई यहाँ पर अवेलेबल हैं, ये सब आपने ऑलरेडी एक्सप्लोर किए हुए हैं बिकॉज आपने डिफरेंट असाइनमेंट्स क्रिएट किए हैं, अपने एग्जाम्स दिए हैं।